दोस्तों नमस्कार, मैं राजन पांडे अपने चैनल YouTube चैनल आयोग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम जो है आज पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भूगोल दो प्रकार से पढ़ते हैं हम, एक भारत का भूगोल, एक विश्व का भूगोल। लेकिन अगर इम्पोर्टेंट देखें तो भारत का भूगोल जो है विश्व की भूगोल से कहीं ज्यादा है, क्योंकि भारत के भूगोल से जो प्रश्न आते हैं वो 60 से 70% जो है भारत के भूगोल से आते हैं। अगर आप सिविल जो है सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो लगभग जो है भारत के भूगोल से आपका 60 से 70% क्वेश्चन आता है, जिसलिए जो है भारत का भूगोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विश्व के भूगोल से। हम दोनों पढ़ेंगे, भारत का भूगोल ही पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम भारत का भूगोल चैप्टर वाइज करके खत्म करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है हम सब सारे जो है जीएस क्लासेस को जो है अटेंड करेंगे, लेकिन जो है भारत का भूगोल सबसे पहले हम अटेंड करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो जो आज का जो है समय जो है व्यर्थ न करते हुए सीधा आते हैं मुद्दे पर। जो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है भारत का परिचय, स्थिति एवं विस्तार। तो जो है आज जो हम पढ़ेंगे वो भारत के जो परिचय पढ़ेंगे, स्थिति पढ़ेंगे, लोकेशन कहाँ है, और इसका जो है विस्तार पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक, तो देखते हैं दोस्तों। परिचय में अगर देखें तो भारत जो है एक जो है भारत के जो 4 नाम है। भारत जो स्थित है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और एशिया के वो भी साउथर्न जो पार्ट में, मतलब दक्षिण एशिया में जो है भारत स्थित है। और दक्षिण एशिया में जो है भारत के जो दोनों तरफ देखेंगे तो समुद्र है, मतलब हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में अगर आप इधर देखेंगे तो इधर आपका है बे ऑफ बंगाल, इधर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पे। एक प्रायद्वीप जो है बंगाल की खाड़ी है, और इधर देखेंगे तो हिंद महासागर है। इधर आपका जो है अरब सागर है, इधर जो है आपका अरब सागर है। और नीचे जो है आपकी मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। अगर इस तीनों पार्ट को हम मिला दिया जाए तो ये जो होगा वो होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर ये जो जल का हिस्सा है इसको हिंद महासागर कहते हैं। तो भारत के जो है दाईं तरफ बंगाल खाड़ी है जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बाईं तरफ अरब सागर है जिसको अरेबियन सी कहते हैं, और नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी है, और तीनों को मिला दिया जाए तो वो होता है आपका हिंद महासागर। मतलब हिंद महासागर का ही ऐसा पार्ट है। तो इसके आगे दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो भारत देश है वह उसके कुल 4 नाम है। भारत देश के कुल 4 नाम है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत देश के 4 नाम है। अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो 2 नाम है। संवैधानिक मतलब जो संविधान में है, जो संविधान में दर्ज है 2 नाम। एक नाम जो है भारत है और दूसरा नाम इंडिया है, और 2 नाम नहीं है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत के 4 नाम है। 4 नाम में पहला नाम आपका आता है आर्यावर्त, और दूसरा नाम आपका आता है भारत, और तीसरा नाम आपका आता है इंडिया, और चौथा नाम आपका आता है हिंदुस्तान। ये जो है 4 नाम है भारत के। ऐतिहासिक रूप से अगर देखे जाए 4 नाम है, आर्यावर्त, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। इन चारों नाम के पीछे कारण है। चारों नाम जो है 4 कारणों से पड़े हैं। ऐसा जो है नहीं है कि जो है नाम ऐसे ही पड़ गया। तो 4 जो है चारों कारणों को हम देखेंगे। हम इसलिए देखेंगे क्योंकि हम जो है सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको डिटेल में जानना जरूरी है। वन लाइनर का कोई मतलब नहीं है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। तो आर्यावर्त देखते हैं हम। आर्यावर्त जो है आर्यों के निवास स्थान के कारण पड़ा, आर्यों की निवास स्थान के कारण पड़ा। और भारत जो है भरत कबीले के नाम पे पड़ा, भरत कबीले के नाम पे पड़ा।
और जो इंडिया है, इंडिया जो नाम रखा है वो यूनानियों ने रखा है। किसने रखा है? यूनानियों ने रखा है। और हिंदुस्तान नाम जो पड़ा है वो ईरानियों ने रखा है। किसने रखा है? ईरानियों ने रखा है। इस प्रकार से चार नाम जो है चार कारणों से पड़े हैं। अगर हम डिटेल में जाएं इसके, तो डिटेल में जाने के लिए हमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में। वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो ये आपका जो है, आपका जो ये छोटा सा क्षेत्र आपका जो है, ये है, ये जो देख रहे हैं आप, ये है आपका पाकिस्तान, और इसके ऊपर जो है आपका अफगानिस्तान है। ठीक। और अगर हम देखें आर्यभट्ट नाम क्यों पड़ा, तो यहाँ पे है लगभग जो है एक एरिया पड़ता है, मध्य एशिया का एरिया पड़ता है। जो एक विद्वान है मैक्स मुलर ने कहा है, मैक्स मुलर ने कहा है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। तो आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आते हैं। बीच में आपका जो है इधर हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पाकिस्तान में, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान में है, और पाकिस्तान में एक पर्वत है आपका जिसका नाम है सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत को क्रॉस करते हुए, ठीक है, खैबर दर्रे से होते हुए, क्वेश्चन पूछा गया है किस दर्रे से आते हैं, तो जो है खैबर दर्रा से होते हुए आते हैं। तो यहाँ एक शब्द आता है दर्रा। दर्रा का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का गैप। ठीक है, दो पर्वतों के बीच का गैप जो होता है वो दर्रा, और उस दर्रे से लोग आते जाते हैं। ठीक है, तो वो उस दर्रे से जो है खैबर दर्रे से होते हुए आर्य कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। और भारत आते हैं तो वो ऐसे नहीं आते हैं, वो कबीलों के रूप में आते हैं। समझ रहे? कई कबीले आते हैं, छोटे छोटे कबीले के रूप में, कबीले के रूप में आते हैं ये, और जो है बस जाते हैं भारत में। वो बेसिकली आते क्या है? चारागाह की तलाश में आते हैं। क्योंकि देखो जो देश भारत देश है, भारत देश में सब कुछ संपन्न है, ऐसे ही नहीं इसको सोने का चिड़िया कहा गया है। हर जगह पे जो है बहुत सी चीजें, बहुत से लोग जो है मतलब वहां पे सही से खाने को नहीं मिलता था। अगर आप देखें जो है पश्चिमी क्षेत्रों में, तो कहाँ खाने मिलता है? अधिकतर रेगिस्तान वगैरह है। ठीक है, तो वो लोग उधर से जो है इधर शिफ्ट हुए चारागाह की तलाश में, और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ सब कुछ जो है भरपूर मात्रा में होता है। वो आते हैं तो वो नीचे की तरफ नहीं जाते हैं, जो मतलब आर्य आते हैं वो नीचे की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि नीचे समुद्री एरिया है और उनको समुद्र से डर लगता था, तो इसलिए वो लोग नीचे नहीं गए। वो पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं गए बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो है यहाँ पे एक नदी है जिसको बोलते हैं गंडक नदी, और गंडक नदी को कहते हैं सदानीरा नदी। ठीक, तो गंडक को ही सदानीरा कहते हैं। तो इसलिए जो है इधर भी नहीं गए, और इधर जंगली क्षेत्र था, इधर जंगली क्षेत्र था, और उस सदानीरा नदी को पार नहीं कर पाए, इसलिए उधर नहीं गए। तो कुल मिला जुला के आर्य जो है इसी एरिया में बसे थे, उत्तर भारत के एरिया में बसे हुए थे। तो जब आर्य आते हैं तो वो कबीलों के रूप में आते हैं। कबीला मतलब लोगों का समूह, और उसी में एक कबीला था आपका जो है भरत कबीला। उसी में एक कबीला था आपका भरत कबीला। ठीक, भरत कबीला जो था वो थोड़ा स्ट्रांग था। ये है भरत कबीला। भरत कबीला जो है मजबूत था, इसकी जो मतलब शासन प्रणाली थी मजबूत थी, अन्य लोगों से कहीं ना कहीं मजबूत थी। और भरत कबीला का जो राजा था, राजा का नाम था सुदास। समझ रहे हैं? राजा का नाम जो है सुदास था। और सुदास के एक जो है पुरोहित थे, पुरोहित पहले के जमाने में राजा के जो है पुरोहित हुआ करते थे। तो एक पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वामित्र। समझ रहे ना? तो जो है पुरोहित थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को जो है किसी कारणवश सुदास ने पुरोहित के पद से हटा दिया, पुरोहित के पद से हटा दिया। जब पुरोहित के पद से हटाया तो किसको रखा? वशिष्ठ को। वशिष्ठ को जो है पुरोहित पद पर रखा। तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? विश्वामित्र जो है खुश होंगे? नहीं, ये जो है नाराज हो गए। और जब ये नाराज हो गए तो ये जाते हैं और जो जितने कबीले हैं सबको साथ में लेकर भड़का के उनको भरत कबीले के खिलाफ एक युद्ध करवाते हैं, और उस युद्ध का नाम है दास राज का युद्ध। क्या नाम है? दास राज का युद्ध। समझ रहे ना? दास राज का युद्ध, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। दास राज का युद्ध जो है ये जो है किसके किसके बीच लड़ा गया?
10 कबीले एक तरफ और वर्सेस भरत कबीला, भरत कबीला एक तरफ। तो एक तरफ जो है 10 कबीले और एक तरफ भरत कबीला, तो दोनों में युद्ध हो गया और इसी युद्ध का नाम जो है दासराज का युद्ध रखा गया। और रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट जो है इसका परिणाम ये हुआ, भरत कबीले की जीत हुई, भरत कबीले की जीत होती है। और जब भरत कबीला जीत गया तो जो है उसने जीतने की खुशी पर, अपनी जीतने की खुशी पर उसने इस पूरे क्षेत्र को, 10 कबीले मिलकर जब एक कबीले को नहीं हरा पाए तो कहीं न कहीं पूरा क्षेत्र जो है इनका हो गया। और जब इसका हो गया तो वो जो है अपने जीते हुए क्षेत्र का नाम भारत रख दिया। क्या नाम रखा? भारत रखा। इस प्रकार से आपको पता चल गया कि भरत कबीले के नाम पर जो है भारत नाम रखा गया है। ठीक। और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो युद्ध लड़ा गया वो पारुसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। कहां पे? पारुसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। ठीक। और इस पारुसड़ी नदी को आज के समय में रावी कहते हैं, रावी। ठीक। रावी नदी वही कश्मीर वाली। ठीक। इसी नदी को जो है आज रावी कहते हैं और जो है पारुसड़ी नदी पुराना नाम है इसका। तो कोई पूछे कि रावी का पुराना नाम क्या है या पारुसड़ी किस नदी का पुराना नाम है, तो आप आसानी से लगा सकते हैं, वो है रावी नदी। कोई पूछा कि भरत कबीले का राजा कौन था? सुदास था। तो देखो इसका, देखो क्वेश्चन एक है लेकिन इसका मतलब, इसका पूरा कहानी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ताकि हमें भूले नहीं, ये चीज हमको जो है कभी नहीं भूले, और मैंने लगता है आप कभी भूलना चाहिए। भरत कबीले के नाम पे ये तो हो गया। आर्यावर्त, आर्यों के निवास स्थान करण हो गया। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। ये भी पूछा गया है। आर्यावर्त जो सबसे प्राचीनतम नाम है, ये भी पूछा गया है। ये सब आप नोट करते रहिएगा। और उसके बाद जो है आप आते हैं इंडिया। इंडिया जो है यूनानियों रखा। इसके पीछे एक कारण आपको बता दें, जैसे कि आप जानते हैं कि ये है चाइना वाला क्षेत्र। ठीक। चाइना वाले क्षेत्र में यहाँ एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है। ठीक। कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती है यहाँ पे। ठीक। एक नदी निकलती है यहाँ सिंधु नदी, और इसी नदी से निकलती है ब्रह्मपुत्र, इसी के आसपास से निकलती है आपकी सतलज। वो सब हम नदी के पार्ट में पढ़ेंगे। सिंधु नदी को अंग्रेजी में जो है इंडस कहते हैं। ठीक। और जब यूनानी आते हैं, यूनानी, उन्होंने देखा कि ये तो रिवर का नाम इंडस है, तो उन्होंने इंडस से ही इसका नाम इंडिया रखा है। इंडस जो आगे जगह है, इंडस जहां पे है उस जगह का नाम इंडिया है। इस प्रकार से यूनानियों ने इंडिया रखा। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और ये बहुत लेकिन कंफ्यूजन होता है यूनानियों और ईरानियों में। अब आते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान नाम जो है ईरानियों ने रखा। इसी इंडस को या इसी सिंधु नदी को, इसी इंडस को अंग्रेजी में हिंदी में सिंधु कहते हैं और इसका नाम सिंधु है ही, सब जानते हैं। और जब ये आते हैं कौन? ईरानी जब आते हैं भारत में आक्रमण करने, तो ये लोग जो है जब इस नदी को देखते हैं कहते हैं ये तो सिंधु नदी है, और सिंधु के उस पार जो स्थान है वो सिंधुस्तान है। लेकिन जो ईरानी होते थे, ईरानी जो है स को हा कहते थे। ईरानी जो है स को हा कहते थे। तो ईरानियों ने जो है स को हा कहा, जिससे जो है आपको पता है जब स को हा कहेंगे सिंधु हिंदू स्थान, तो उन्होंने क्या कहा? सिंधुस्तान। और सा को हा कहते थे तो उसको पड़ गया हिंदुस्तान। और तब से जो है आज तक ये नाम यही है कि हिंदुस्तान नाम है। तो ये देखिए, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंधुस्तान जो है, सिंधुस्तान से ही हिंदुस्तान नाम पड़ा है। इसलिए जो है अब ये चार आपको पॉइंट क्लियर हो गया। आर्यावर्त, आर्यों का निवास स्थान करण, भारत जो भरत कबीले के नाम पे। ठीक। इंडिया यूनानियों ने कहा और हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा।
ये आपका जो है पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं कि भारत का जो है स्थिति, भारत का लोकेशन। भारत का लोकेशन कहाँ पे देखेंगे हम लोग? भारत का लोकेशन जो है हम विश्व में देखेंगे। विश्व में भारत की स्थिति कहाँ है? तो अगर विश्व में भारत की स्थिति देखना है आपको, सबसे पहले जो है वर्ल्ड को बनाना पड़ेगा। तो आप जो है पृथ्वी को बनाइए, एक जो है अर्थ को बनाइए, ये हो गया आपका पृथ्वी, समझे ना? ये हो गई आपकी पृथ्वी। अब हम इसके ये जो दो भागों में बांट दिए, और दो भागों में कैसे बांटा हमने? इक्वेटर से। यह है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, यह है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा जो है दो भागों में पृथ्वी को बांट देती है। ऊपर वाला जो है नॉर्थ, नीचे वाला जो है वो साउथ। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। और अगर हम देखेंगे, ये है आपका विश्व मानक समय रेखा या ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक। तो ये जो है 4 भागों में बट गया। पृथ्वी जो 4 भागों में बट गई। अगर हम इसको मिटा दें, इसको मिटा दें अगर हम, तो आपको क्या लग रहा है? अब जो विश्व मानक समय रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। एक जो है वो पूर्वी है, ईस्टर्न, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और एक जो है आपका पश्चिम, जिसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो एक बार हम फिर से उसको जो है मैं ड्रॉ करते हैं, ये वो जो है इक्वेटर लाते हैं, इक्वेटर आ गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे भारत का लोकेशन कहाँ है, ठीक। अगर हम यहाँ पे देखेंगे भारत लोकेशन, तो भारत लोकेशन यहाँ पे है। ये है अपना भारत, ठीक। तो अब आप देखिए कि भारत जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अगर आपसे कोई पूछे भारत कहाँ स्थित है, भारत किस महाद्वीप में है? भारत एशिया महाद्वीप में है। एशिया किस पार्ट में है? दक्षिण पार्ट में है, दक्षिण पार्ट में है। और पृथ्वी पर जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो आप मारेंगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आप जो है मारेंगे कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में जो है भारत की विश्व में स्थिति है। और इसका आकार कैसा है? आकार इसका है चतुष्कोणीय। आकार कैसा है? चतुष्कोणीय, समझ रहे ना? इसका आकार चतुष्कोणीय है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का आकार कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। और जो है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं इसी मैप को, जो ये मैप है यहाँ पे, इसी मैप को यहाँ ड्रॉ करते हैं, ठीक। अब इसी मैप को हमने ड्रॉ क्या करना है, ऑलरेडी ड्रॉ है। तो इस मैप को हम लोग यहाँ ड्रॉ करके थोड़ा सा इसमें जो है मिटाते हैं इसको। समझ में आया? तो ये जो है हमने मिटा दिया। अब हम देखते हैं भारत का लोकेशन। तो ये वाला मैप हमने यहाँ पे बड़ा कर लिया। अब आप देखिए ये है 0 डिग्री, ठीक। ये इसको ये चीज जान लीजिए आप, ये है अक्षांश। जो क्षैतिज है वो अक्षांश है, जो ऊर्ध्वाधर है वो देशांतर है। जो क्षैतिज है वो लैटिट्यूड है, जो ऊर्ध्वाधर है वो लॉन्गिट्यूड है, ठीक। तो जो है अक्षांश और देशांतर जो है, जो पट है वो अक्षांश है, जो खड़ा है वो देशांतर है। इसलिए जो है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। देशांतर अक्षांश हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि अक्षांश जो है यहां से जा रहा है, 1 अक्षांश, 2 अक्षांश, 3 अक्षांश, 4, 5, 6, 7, 8। जब यहां पहुंचता है तो 8 डिग्री अक्षांश होती है।
ठीक। तो उसके बाद हम आपको दिखाएं यहाँ पे, यही वाला पार्ट यहाँ हमने बड़ा कर दिया है। अब ये है 8 डिग्री 8 अंश 4 मिनट अक्षांश। कौन सा अक्षांश होगा? वो होगा उत्तरी अक्षांश, वो होगा उत्तरी अक्षांश। क्यों होगा उत्तरी अक्षांश जबकि ये दक्षिण में है? ये क्वेश्चन बनता है। आपको बताएं कि सिविल सर्विसेज में ये क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी आता है कि जो है भारत का जो है अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार बताएं। तो अक्षांश एवं देशांतरी विस्तार बताने के लिए आपको जानना पड़ेगा ना कि ये उत्तरी अक्षांश है। अगर एक ऑप्शन में आ जाए 8 अंश 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है, तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर यही लगा देते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक, क्यों उत्तरी अक्षांश है इसको देख लीजिए आप। ये क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से अक्षांश ऊपर जा रही है। 1 2 3 ऐसे से जाती है, 4 5 6 7 8, यहां जब पहुंची 8। और हम जा किधर रहे हैं? उत्तर की तरफ। हम जा किधर रहे हैं? उत्तर की तरफ, इसलिए उत्तरी अक्षांश। हम यहां रहेंगे तब भी उत्तर की तरफ जाएंगे, हम यहां निकलेंगे तब भी उत्तर की तरफ जाएंगे। ठीक, इसलिए उत्तरी अक्षांश है। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत की सीमा दक्षिण में प्रारंभ होती है। अब 8 अंश 4 मिनट जो होता है इसको बोला गया है कन्याकुमारी। इसका एक नाम रख दिया गया है, इसका नाम है कन्याकुमारी। इसका एक नाम क्या रख दिया है? कन्याकुमारी। तो कोई पूछे आपसे भारत दक्षिणी बिंदु क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? कन्याकुमारी है। कितने डिग्री पे है? कितने अंश कितने मिनट पे है? 8 अंश 4 मिनट पे है। उत्तरी अक्षांश है, दक्षिणी अक्षांश है, तो उत्तरी अक्षांश है। अब देखिए यही वाला अक्षांश ऊपर जा रहा है, ऐसे 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 ऊपर चल जाता गया। अब यहां निकला जब निकला तो जो है तब भी उत्तर में ही है, तब भी अक्षांश ही है ये। ठीक, इसलिए जो है जब यहां पे निकलता है इसको बोला गया है 37 अंश 6 मिनट। जब निकला ये तो 37 अंश 6 मिनट पे निकला, मतलब 8 अंश से शुरू हुआ और 37 अंश 6 मिनट पे खत्म हुआ ऊपर। उसके बाद दूसरे देश लग जाते हैं। ठीक, और इसका नाम जो रखा गया भारत में इंदिरा काल। क्या रखा गया है? इंदिरा काल। समझ गया ना? इसका नाम इंदिरा काल रखा गया। 8 अंश 4 मिनट शुरू हुआ, 37 अंश 6 मिनट खत्म हुआ। अब वही चीज जो है हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखते हैं। ठीक, अब अगर हम वही चीज पश्चिम से पूरब की तरफ देखें तो जो है वो होगा 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 5 मिनट तक, सॉरी 97 अंश 25 मिनट तक, 97 अंश 25 मिनट तक। ठीक, अब इसका नाम भी बहुत जाना जरूरी है। इसका नाम है गौरमोता। ठीक, कहीं कहीं गोहार मोता लिखा होता है। इसी को सरक्रीक भी बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। 97 अंश 25, सरक्रीक एक बड़ा सा स्थान है, गौरमोता एग्जैक्ट स्थान है। 97 अंश 25 मिनट जो है ये बोलते हैं इसको किविथु, किविथु बोलते हैं या वालांगू बोलते हैं इसी को। ठीक, वालांगू भी बोलते हैं, गौरमोता या जो है सरक्रीक बोलते हैं इसको। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सरक्रीक बड़ा स्थान है, गौरमोता छोटा स्थान है एग्जैक्ट। अब देखिए जो है आपको, और ये देख कैसा है? पूर्वी देशांतर। ये कैसा है? पूर्वी देशांतर। ये भी कैसा है? पूर्वी देशांतर। समझ गए ना? अब आपको जो है ये जानने में बहुत जरूरी है कि इस पश्चिम है तो पूर्वी देशांतर क्यों कहा गया है। सेम फंडा वहां पे, अगर हम 0 डिग्री से अगर हम चल के आ रहे हैं ऐसे ऐसे, 1 देशांतर 2 देशांतर 3 देशांतर 4 ऐसे ऐसे करते करते 68 देशांतर तक। ठीक, कितनी देशांतर तक?
68 देशांतर तक हम पहुंचेंगे, और जब हम निकलेंगे तो कितने पहुंचेंगे, 97 तक पहुंचेंगे, 25 मिनट। ठीक, तो ये जो है आपका, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर कहा गया है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक, अब आपको ये भी पता चल गया है कि इसको 68 देशांतर क्यों कहा गया है देशांतर। ठीक, तो यहीं पर जो आपको एक चीज और क्लियर कर दें, जो ये होता है आपका यहां से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी जो होगी वो होगी आपकी 3,214 किलोमीटर। ठीक, और पूरब से पश्चिम तक की जो दूरी होगी, ठीक, वो होगा 2,933 किलोमीटर। समझ गए ना? तो 3,214 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। अब एक चीज और ध्यान दीजिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है टोटल, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसको बोला गया है। और आपको बता दें, पूरे विश्व का 2.43%, कितना, ये तो आपका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, पूरे विश्व का 2.43% जो है स्थल भारत के पास है। जैसे पूरे विश्व में जितना भी जगह है, उस जगह का 2.43% जो है वो भारत के पास है। क्वेश्चन पूछा गया है, कितना है भारत के पास, 2.43%। और आपको बता दें 2.43% ही केवल है, उसके बाद जो है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश वो है भारत। इसके मामले में, क्षेत्रफल के मामले में और जनसंख्या के मामले में देखें तो दूसरा है। तो भैया 7वां सबसे बड़ा देश कौन कौन सा है? वो है, पहला है आपका रूस, आपको पता ही है 2 महाद्वीपों में है। दूसरा है आपका, उसके बाद है आपका कनाडा। कनाडा के बाद आपका तीसरा है चाइना। चाइना के बाद आपका है चौथा अमेरिका। अमेरिका के बाद आपका है 5वां ब्राजील। ठीक, ब्राजील के बाद आपका छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका 7वां है वो है भारत। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश जो है वो है भारत। ठीक है, ये भी कभी कभी क्रम पूछ लेता है, क्रम से सेट करें तो आपको आना चाहिए कि रूस कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये जो है आपके 7 देश हैं। 7 देश जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक, अब इसी में एक पॉइंट और आता है आपका कि 68 अंश 7 मिनट और 97 अंश 25 मिनट। ठीक, इतनी दूरी है। एक क्वेश्चन अक्सर बन के आता है, वो है आपका कि अगर 5 बजे सूर्य किविथ में या वालांगो में निकलता है तो जो है गौरमोता गुजरात में कितने बजे सूर्य निकलेगा? ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर जो है कैसे जो है पता किए जा सकते हैं, इसके लिए बस आपका एक ही फंडा है, वो है देशांतर। देशांतर रेखा को पकड़ लीजिए। जैसे आपको पता है किविथ की जो डिग्री है या किविथ का जो लोकेशन है वो 97 अंश 25 मिनट का है। ठीक, 97 अंश 25 मिनट का है और इसका 68 अंश 7 मिनट का है। तो अगर हम दोनों को घटाते हैं, 97 अंश 25 मिनट को अगर हम 68 अंश 7 मिनट को घटाते हैं तो लगभग जो है 30 देशांतर जो है, ठीक, 30 डिग्री आता है। तो 30 डिग्री या 30 देशांतर जब आएगा तो आपको बता दें हम एक देशांतर को, ठीक है, पृथ्वी जो घूमती है 360 जो है देशांतर, वो 24 घंटे में घूमती है। और कितने देशांतर हैं? 360 हैं। इसलिए
अगर हम निकालेंगे पूरा डिवाइड करके तो आएगा कि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी लगाती है 4 मिनट। एक देशांतर में 4 मिनट लगता है, ठीक। और यहां कितना आया है, 30 आया है। अगर आप 24 घंटे के मिनट को डिवाइड कर लेंगे 360 से ना, तो यही आएगा 4 मिनट। तो 4 मिनट जब लगता है तो 30 देशांतर यहां पे है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 गुणे 30 तो लगभग 120 मिनट आ रहा है, ठीक। तो इसलिए अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे सूर्य क्यों निकलता है इतने पहले, ठीक है, यहाँ पे सूर्य क्यों निकलता है इतना बाद, अक्सर जो है कई बार जो है नहीं, आप तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है जो ऑफिस की टाइमिंग होगी, मान लीजिए कि 10 बजे, लेकिन रियल टाइम तो वहां 2 घंटा आगे होगा। इसको लेकर विवाद होता रहता है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए राज्य सरकारें जो है आपस में अपना एक जो है अलग चलता है उनका कानून, ठीक है, इसलिए उसमें छूट दिया जाता है उनको। अब जो है हम आते हैं लोकल लेवल जो होती है। अब हम आते हैं एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। अब उस टॉपिक का नाम है भारत का मानक समय रेखा, ठीक। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का मानक समय रेखा। इसको हम मिटा देते हैं। तो मानक समय रेखा पढ़ने से पहले आप जान लीजिए मानक समय रेखा क्या है। तो अब मैं बताऊं आपको कि हर देश में एक जो है समय रेखा होती है, और उस देश की समय रेखा एक निश्चित पॉइंट माना जाता है, और वही समय जो होता है हर देश में जो है, पूरे देश में कहीं भी कोई भी देशांतर हो, कोई भी अक्षांश हो, वही जो है समय जो है हर जगह चलता है, लागू होता है। तो ये होता क्यों है, ताकि जो है कुछ डिस्टरबेंस ना हो, समझ रहे ना, ताकि कुछ डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए जो है ऐसा किया जाता है। आप बता दें जो है विश्व मानक समय रेखा है, विश्व मानक समय रेखा जिसको बोला गया है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, वो 0 डिग्री, वो आपके ग्रीनविच लंदन में है। तो वहीं से जो है वो पूरे विश्व के लिए है। जैसे आप विश्व के लिए कोई यात्रा करने जाएंगे तब वो काम आता है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ठीक। अब मानक समय रेखा देखिए, मानक समय रेखा में क्या है। सबसे पहली बात आपको जानना है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय मानक समय 0 डिग्री को कहा गया है, 0 डिग्री ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो लंदन में है। और उस लंदन से भारत का जो मानक समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप जो है दाएं तरफ जाएंगे, ग्रीनविच के दाएं तरफ जाएंगे तो जो है समय बढ़ता है, और ग्रीनविच के अगर बाएं तरफ जाते हैं तो समय घटता है। समझ रहे ना, मानक समय रेखा के अगर आप दाएं तरफ जाते हैं, ठीक है, तो आपका समय बढ़ेगा, और जब आप बाएं तरफ जाएंगे तो आपका समय घटेगा। इसीलिए जब कभी कोई भी गुड्स या जो है सामान जाता है, नाविक लेके जाते हैं, बड़े बड़े जो नेवी होते हैं, वो जब जाता है माल या कोई गुड्स जाता है, तो वहां पे जो है दिन सीधा सीधा चेंज हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है उधर, और इधर जो है इधर आने से घट जाता है। समझ ना, तो ये जो है चलता रहता है। इसीलिए डेट की जो है वो आगे पीछे जो है करके जो है वहां सेट करते हो। तो मानक समय रेखा जो होता है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है। पहला है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका है एमपी, और तीसरा आपका है छत्तीसगढ़, और चौथा आपका है उड़ीसा, और 5वां आपका है आंध्र प्रदेश। समझ रहे ना, आंध्र
प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक, मध्य प्रदेश जानते हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सबसे अच्छा याद करने का तरीका इसका है, ये 3 प्रदेश है, एक जो है यूपी है, एक एमपी है, एक आंध्र प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है मानव समय रेखा नहीं गुजरता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया, यूपी, एमपी, एपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और झारखंड, तो आपका ऑप्शन रहेगा झारखंड, क्योंकि झारखंड से नहीं जाता है। और झारखंड अक्सर पूछता है, क्योंकि झारखंड मिला देता है, क्योंकि बगल में है। इसलिए जो है आपको ये याद रखना है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक समय रेखा। और मानक समय रेखा जो है वो आपका 82.5 डिग्री, ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा गया है, पूर्वी देशांतर को कहा गया है, ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा गया है। और हमेशा जान लीजिए कि जो मानक समय रेखा होता है वो बीचों बीच होता है, देशांतर का बीचों बीच जो होता है वही माना जाता है। इससे जितना है, अगर आप 97 अंश में से जो है 68 अंश घटाते हैं, ठीक, या 97 में 68 और 97 का जो बीच का होता है वो 82.5 होता है, समझ ना। या अगर आप जो है 30 है, 30 अंतर है 15, अगर 97 से 15 घटाएंगे तो वही आएगा 82.5, लगभग आता है वही। तो 82.5 जो है माना गया है, 82.5 पूर्वी, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा माना गया है, क्योंकि बीचों बीच होना चाहिए, ठीक। और जो समय है वो लिया गया है, जो भारत का मानक समय लिया गया है वो लिया गया है प्रयागराज के नैनी से, ठीक, प्रयागराज थोड़ा सा और ऊपर, प्रयागराज के नैनी से जो भारत का मानक समय रेखा है वो प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, समझ रहे ना। ये है आपका मानक समय रेखा, जो अक्सर जो है पूछ लिया जाता है। अब जो है अगला टॉपिक हमारा है वो है कर्क रेखा, ठीक। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है कर्क रेखा। ध्यान दीजिएगा, अक्सर कर्क रेखा भी पूछ लिया जाता है। ये है आपका कर्क रेखा, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा जो है कुल 8 राज्यों से जाती है, ठीक है, कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुल 8 राज्यों से गुजरती है, समझे ना, कुल 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आप देखेंगे ये है आपका, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, समझे ना। ये है आपका कर्क रेखा, कुल 8 राज्य जाती है। 8 राज्यों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पहला आपका है, पहला आप देख ही रहे हैं, और ये जो है आपको बताऊंगा मैं जब आपको पढ़ेंगे मौसम, तो ऋतु व मौसम पढ़ेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि जो है कैसे जो है उष्ण कटिबंध से जो है शीतोष्ण कटिबंध में जो है ये जो है बदल देती है 33.5, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 8 राज्य जो है आपके 8 राज्यों से गुजरती है। पहला है आपका गुजरात, पहला आपका है गुजरात। दूसरा आपका है राजस्थान, और तीसरा आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की तो बीचों बीच गई है। और आपको बता दें
कि कर्क रेखा का विस्तार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज्यादा विस्तार है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम है राजस्थान में। सबसे कम विस्तार कहाँ है? राजस्थान में है। समझ रहे ना? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उसके बाद जो है आपका आता है छत्तीसगढ़। चौथा है आपका छत्तीसगढ़। और उसके बाद आता है पांचवा आपका झारखंड। उसके बाद आता है झारखंड। उसके बाद आपका आता है झारखंड के बाद आपका आता है त्रिपुरा। उसके बाद आता है आपका आता है मिजोरम। तो आपका हो गया, कितने हो गए? गुजरात एक हो गया, राजस्थान दूसरा हो गया, मध्य प्रदेश तीसरा हो गया, छत्तीसगढ़ चौथा हो गया, झारखंड जो है पांचवा हो गया, त्रिपुरा जो है आपका छठा हो गया, और मिजोरम सातवां हो गया। एक राज्य जो है छूट रहा है, वो है आपका पश्चिम बंगाल। इसके पहले आपका जो है पश्चिम बंगाल, फिर आपका जो है त्रिपुरा, उसके बाद आपका मिजोरम। समझ रहे ना? इस टाइप से आपका जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्रम से पूछता है कि क्रम बताइए, पूरब से पश्चिम का क्रम, पश्चिम से पूरब का क्रम। और जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, देखिए जब आपको कल का क्लास ले जाएगा, कल के क्लास में आपको दिखाया जाएगा, एक एक लोकेशन दिखाई जाएगी मैप की, एक एक राज्य बताया जाएगा आपको, उसकी खासियत बताई जाएगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो है कितने राज्यों से हो जाती है। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रटने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको सीधा सीधा समझ में आएगा कि यहाँ गुजरात है, बगल में छोटा सा राजस्थान टच कर दिया, मध्य प्रदेश टच कर दिया, फिर छत्तीसगढ़ टच कर दिया, उसके बाद फिर आपका चला जाता है झारखंड, बगल में झारखंड है। और झारखंड का जो रांची शहर है, रांची जो है, ठीक है, झारखंड का जो रांची शहर है बीच इसके जो है मध्य में बसा है, किसके? कर्क रेखा के। ठीक, कर्क रेखा के मध्य में कौन बसा है? रांची शहर बसा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि रांची शहर जो है किसके मध्य में बसा हुआ है, किस रेखा के? तो वो है कर्क रेखा के मध्य में। ठीक, और भोपाल शहर इसके बहुत करीब है। समझ रहे ना? भोपाल शहर जो है कर्क रेखा के करीब में है। तो जो है अब हम देखते हैं इसको पूरब से पश्चिम का क्रम। देखो याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, याद कर सकते हैं आप। ट्रिक, कई कई ट्रिक हैं, ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। लेकिन रही बात यह है, आपको जो है पूरब से पश्चिम का क्रम, क्योंकि सिविल सर्विस ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है जिसमें जो है आपको जो आप रट के काम चलाएं, आपको समझना ही पड़ेगा। जब तक आप भूगोल को मैप के माध्यम से अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक जो है आप सही से कोई चीज हल नहीं कर सकते। तो जो है अगर आप देखेंगे पश्चिम से पूरब का, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इस तरीके से आप अपने यहाँ पे याद कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आगे जो होगा वो जो है कल बताया जाएगा आपको। कल जो है पड़ोसी देश बताए जाएंगे, पड़ोसी देश के बाद जो है
सभी राज्यों की राजधानियां बताई जाएंगी, तटीय क्षेत्र बताए जाएंगे, और कितने राज्य से जो तटीय तट पर स्थित हैं। उसके बाद जो है आपका सारे राज्यों की राजधानियां, केंद्र शासित प्रदेश, और पूरी जो है अच्छे से हम लोग कल पढ़ेंगे, एक एक राज्य को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप लोग जो ध्यान रखिएगा और अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए खूब बढ़िया से, ठीक है, जिससे आपको जो है एग्जाम देने में, जब एग्जाम देते समय सीधा एक बार देखें, उसको कुछ देखने की जरूरत नहीं, वैसे भी आपको सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हों उनको ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो है आप लोग भी अपना जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का जो है बटन प्रेस कर, ताकि जो है कुछ भी जो है हम अपलोड करें तो आपको सीधा इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक। ओके, बाय, टेक केयर।